हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो बेशक एक बुरा दौर चल रहा है और हर बुरे दौर के बाद एक अच्छा समय ज़रूर आता है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए फ्रेंड, आपकी पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी। जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा फ्रेंड, आपका जो पेपर रुका हुआ है वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई को मजबूत बनाए रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन की, जिसमें मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड जूलॉजी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इनमें बताना है कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो फ्रेंड प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम ये सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। फ्रेंड यहाँ पर 1H1, 1H2, 1H3 इसको बोलेंगे फ्रेंड प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है। आइसोटोप फ्रेंड वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड आइसोटोप्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। तो फ्रेंड ये हमारा है कपास का विल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रमुख प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड ये किया जाता है बिजली बनाने में। ठीक है, परमाणु संयंत्र जितने भी होते हैं फ्रेंड, उनमें हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका प्रयोग करके बिजली हम बनाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड जो परमाणु भौतिकी के पितामह कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं रदरफोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक। तो फ्रेंड इसमें जो इत्र की महक जो है वो गैसों में क्या है फ्रेंड, प्रसरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, खाने की सुगंध, अगरबत्ती, खुशबू, इत्र के महक ये सभी क्या है, गैसों में प्रसरण है, मतलब गैसों में डिफ्यूजन है। अगर आपसे पूछा जाए डिफ्यूजन जो रेट है सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड गैस में, उसके बाद होती है हमारी लिक्विड में और उसके बाद होती है सॉलिड में। सबसे कम डिफ्यूजन रेट किस में होती है फ्रेंड, सॉलिड के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, गैस के अंदर होती है। अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन है, तो फ्रेंड गैस जो हमारा है वो हाईली कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें अधिक ताप है। बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, ऊपर के सभी में। तो फ्रेंड भाप में जो होगा अधिक ताप होगा, बिकॉज इट हैज लेटेंट हीट। ठीक है, भाप में क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, इसलिए इसका ताप क्या होगा फ्रेंड, अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारी है हैजा। ठीक है, हैजा को हम एक नाम से और जानते हैं, एशियाई महामारी के नाम से भी जानते हैं। और ये फ्रेंड हमारे आंतों को इफेक्ट करती है और ये जीवाणु के द्वारा होती है। और उस जीवाणु का जो नाम है वो है वाइब्रियो कॉलेरी। ठीक है, किस जीवाणु के द्वारा होती है, वाइब्रियो कॉलेरी के द्वारा होती है हैजा, और इसको हम कॉलरा भी बोलते हैं और एशियाई महामारी भी बोलते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन सा ग्राफिन के बारे में सही नहीं है। तो फ्रेंड ग्राफिन के बारे में इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड ये फ्रेंड हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये फ्रेंड कार्बन का एक एलोट्रोप है, परमाणु की जाली के रूप में होता है। ठीक है, और हनी क्रॉम स्ट्रक्चर इसका होता है। मतलब हनी क्रॉम स्ट्रक्चर मतलब जैसे मधुमक्खी के छत्ता की स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्राफीन का। ठीक है, यह एक अणु की मोटाई जो कार्बन की होती है, पतली परत होती है फ्रेंड। और इसकी जो खोज की थी वो की थी आंद्रे जिम ने। ठीक है, किसने की थी, आंद्रे जिम ने, जिसके कारण इनको 2010 में नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा,
ग्राफेन क्या है फ्रेंड? कार्बन का एक एलोट्रोप भी है और परमाणु की जाली के रूप में होता है और हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, रेजिन क्या है? इनमें से बताना है फ्रेंड, रेजिन क्या है? तो फ्रेंड रेजिन जो हमारा एक मालवेयर है, ठीक है। रेजिन क्या है? एक मालवेयर है और इसको हम प्राक्स नाम से भी जानते हैं और क्वेल्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसका यूज कौन करता है फ्रेंड? यूएस नेशनल सिक्योरिटी करती है, ठीक है। और एक फ्रेंड होता है रेजिन, RESINS, ठीक है। इसीलिए स्पेलिंग लिखी हुई है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में दोनों एक ही जैसा आ रहा है। एक होता है रेजिन, ये फ्रेंड एक गोंद जैसा होता है जिसको जो एक हाइड्रोकार्बन होता है, और ये पेड़ों की छाल पे आपने देखा होगा चिपचिपा जो गोंद निकलता है, इसे ही हम बोलते हैं रेजिन, ठीक है। ये रेजिन अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है फ्रेंड, ये एक मालवेयर है। और ये रेजिन अलग होता है फ्रेंड, ये जो पेड़ की छालों में चिपचिपा गोंद जैसा निकलता है, ठीक है, वो होता है हमारा रेजिन, RESINS। और इसका जो यूज होता है फ्रेंड, पेंट बनाने में यूज होता है और चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, आप स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है। रेजिन की REGIN जो है हमारा एक मालवेयर है और RESINS जो हमारा एक फ्रेंड है वो हाइड्रोकार्बन है जो पेड़ों की छाल से हमें मिलता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लीफ हाई के लिए गलत कौन सा है? इनसे बताना लीफ हाई के बारे में गलत कथन कौन सा है, ठीक है फ्रेंड। बताना है कि लाइफ हाई के बारे में इसमें से कौन सा गलत कथन है, ठीक है। LIFI, इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी, ठीक है। तो ये फ्रेंड, ये जो एक वायर कनेक्शन बता रहा है ये गलत है, ये एक वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है। और ये बिल्कुल वाईफाई की तरह भी होता है और ये वाईफाई से लगभग 100 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड होती है लाइफाई की, ठीक है। आप ये इतना याद रखिए, एक वायरलेस कनेक्शन है, वायर कनेक्शन नहीं है। और ये एक फ्रेंड प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? इनमें से बताना है कौन सा सबसे बड़ा अणु है जो मानव तन का एक हिस्सा है, ये बताना है आपको। तो फ्रेंड ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र 1, क्रोमोसोम 1 जो है फ्रेंड वो मानव तन का सबसे बड़ा अणु है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ये बताना है फ्रेंड, प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो ये मापा था ओ लास रोमर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं? बताना है फ्रेंड, गिरगिट जो होता है वो कलर क्यों बदलता है? तो जो गिरगिट होते हैं फ्रेंड वो गर्मी प्रबंधन के लिए अपना रंग बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। के जो हमारा है किसकी इकाई है फ्रेंड? के जो हम लिखते हैं वो किसकी इकाई मापने के लिए करते हैं? तो ये हम मापते हैं फ्रेंड तापमान, जिसको हम बोलते हैं केल्विन। अगर बात की जाए ह्यूमन टेम्परेचर की तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्रेंड। डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37 ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और 310 मतलब 310 केल्विन होता है मनुष्य का सामान्य तापमान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये बताना है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड? तो ये होती है हमारी रक्त अल्पता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा होता है फ्रेंड बेरी बेरी रोग होता है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, बेरी बेरी रोग होता है B1 की कमी से फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, राइनो वायरस की वजह से क्या होता है? फ्रेंड राइनो वायरस की वजह से जो आम कॉमन कोल्ड होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किसे हम स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जानते हैं फ्रेंड? इसमें बताना है स्टार क्वीन नेबुला के नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड ये जाना जाता है हमारा मेरियन 60, ठीक है। मेरियन 60 स्टार क्वीन नेबुला के नाम से जाना जाता है फ्रेंड, जो एक टाइप का क्या है फ्रेंड, कॉन्स्टेलेशन है ये। अगला क्वेश्चन है, कुल कितना ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ये आपको बताना फ्रेंड, ये हमारा होगा 20%, ठीक है। कुल जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसमें से मस्तिष्क कितना इस्तेमाल करता है फ्रेंड? ये हमारा करता है 20%। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो फ्रेंड ये हमारी होती है स्टेपीज। ठीक है, ये कहाँ पर होती है फ्रेंड? ये होती है कान में। अगला क्वेश्चन है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? इनमें से बताना है, 2 ऐसे ऊतकों का नाम बताना है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो फ्रेंड नाखून और कॉर्निया जो हैं वो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो फ्रेंड ये करता है हमारा आइरिस। ठीक है, आंखों का जो कलर होता है ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये आइरिस के कलर की वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। और फ्रेंड इसी आइरिस में एक छोटा सा होल होता है फ्रेंड, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। इसका काम होता है लाइट को कितना पास होना है, मतलब एडजस्टमेंट करता है लाइट का। ठीक है, अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो फ्रेंड ये प्यूपिल क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और अगर ज़्यादा मतलब प्रकाश में जाते हैं तो फ्रेंड ये छोटा हो जाता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा, प्यूपिल होता है एकदम मिडिल में। अब फ्रेंड आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा केमिस्ट्री से है। कणों के नाम से बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। इनमें से बताना है, कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। तो फ्रेंड परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। और यही परमाणु जो फ्रेंड बने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इनमें बताना है पदार्थ के कण में निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ये सभी जो ऑप्शन है फ्रेंड वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं फ्रेंड, और इनका मूवमेंट भी होता है, और ये बहुत स्मॉल भी होते हैं। अब बात की जाए फ्रेंड सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो यहाँ पर फ्रेंड अगर बात की जाए सॉलिड, लिक्विड, गैस की, तो सबसे कम जो मॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो किसके अंदर होगा? वो होगा हमारे पास सॉलिड के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? सॉलिड के अंदर होगा हमारा फ्रेंड। और उसके बाद हमारा होगा लिक्विड के अंदर, और सबसे कम जो गैप होता है वो गैस के अंदर होता है, अणुओं के बीच में जो स्पेस होता है। ठीक है फ्रेंड, और बात की जाए सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको किया जा सकता है? तो फ्रेंड गैस को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर कोई एक अणु है जिसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है फ्रेंड। ठीक है, इनके बीच में देखिए आपको गैप दिख रहा है ना, इसी गैप को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इन्हें बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सबसे ज्यादा फ्रेंड सॉलिड के अंदर होता है। इसीलिए सॉलिड का जो शेप होता है फ्रेंड वो डिफिनिट होता है, और उसका वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। अगर बात की जाए लिक्विड की, तो लिक्विड का वॉल्यूम हमारा क्या होगा फ्रेंड? डिफिनिट होता है, बट शेप डिफिनिट नहीं होता, मतलब उसका आकार डिफिनिट नहीं होता। अगर बात की जाए गैस में, तो उसमें वॉल्यूम और शेप दोनों ही डिफिनिट नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा ठोस का गुण है? इसमें बताना है फ्रेंड, इनमें से बताना है ठोस का कौन सा गुण है। तो इंटरमॉलिक्यूलर बल जो होता है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठोस का फ्रेंड जो आकार होता है, हमने बताया अभी, ठोस का जो आकार होता है वो डिफिनिट होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है ठोस का सॉलिड का गुण कौन सा है? तो फ्रेंड ये हमारा जो शेप होगा किसी सॉलिड का वो डिफिनिट होता है। कम घनत्व, ये गलत है फ्रेंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। संकुचित किया जा सकता? नहीं, इसको संकुचित नहीं किया सकता फ्रेंड, बहुत ही माइन्यूट संकुचित किया सकता है, मतलब कंप्रेस की बात कर रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन एक बेहतर तकनीक क्यों है? ये हमें बताना है फ्रेंड। तो जो अशुद्धियां होती हैं फ्रेंड वो घट जाती हैं इस टेक्निक से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रित तरल का मिक्सचर अलग किया जा सकता है? बर्नर, बीकर, आसवन फ्लास्क या अलग कीप के द्वारा? इसमें बताना है फ्रेंड,
किस तंत्र के द्वारा एक अमिश्रित तरल का मिश्रण जो होता है वो अलग किया जा सकता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है अलग की सेपरेटिंग फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है? तो फ्रेंड ये प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण की अवयव गर्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रसार मतलब डिफ्यूजन की अवस्था है? इनमें बताना है फ्रेंड कौन सी इसमें से डिफ्यूजन की अवस्था है। तरल पदार्थ में धीमा, गैसों में सबसे तेज, कणों की गति के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड डिफ्यूजन रेट जो होता है वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में लिक्विड में होता है, और सबसे कम किसके अंदर होता है फ्रेंड? सॉलिड के अंदर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए हमारा डिफ्यूजन रेट जो होता है फ्रेंड वो गैस के अंदर सबसे तेज होता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तरल में धीमा होता है, गैसों में सबसे तेज होता है, और कणों के गति के आधार पर हमारा डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन एक्चुअली होता है क्या फ्रेंड? जैसे अगर हम एक किसी बंद कमरे में एक जो हमारे पास परफ्यूम है उसको हम खोल करके रख दें फ्रेंड, तो ये परफ्यूम क्या होगा पूरे रूम में फैल जाता है, इसे ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन रेट जो होता है गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये हमारा होता है इवोपरेशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इवोपरेशन के द्वारा हम जो फ्रेंड समुद्र से नमक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तकनीक का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। तो इसको फ्रेंड बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तरल पदार्थ डिफ्यूजन इन लिक्विड में प्रसार का एक उदाहरण है, मतलब डिफ्यूजन इन लिक्विड का एग्जाम्पल कौन सा है फ्रेंड? देखिए, अगर हम पानी लें एक बीकर में और उसमें हम कुछ ड्रॉप्स क्या डाल दें फ्रेंड? नील के या स्याही के, तो जो नील या स्याही होती है पूरे पानी में क्या होती है? फैल जाती है। इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो हमारा इत्र की गंध है, भोजन की गंध है, अगरबत्ती खुशबू है, ये हमारा डिफ्यूजन इन गैसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, अब हम आ गए फिजिक्स के क्वेश्चन पे। कार्य का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड बताना है इसमें कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का जो मात्रक है फ्रेंड वो हमारा होता है जूल। अगर बात की जाए फ्रेंड सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में बताइए क्या होता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है अर्ग। ठीक है, अर्ग होता है। अगर आपसे रिलेशन पूछे 1 जूल बराबर हाउ मेनी अर्ग, तो 10⁻7 अर्ग होता है हमारा 1 जूल के बराबर। 1 जूल बराबर होता है फ्रेंड 10⁻7 अर्ग। सीजीएस में जो यूनिट होगी वो अर्ग होती है, और एसआई यूनिट क्या होती है फ्रेंड? जूल होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो फ्रेंड प्रकाश वर्ष जो हमारी है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। तो फ्रेंड एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है हमारा? एम्पियर। और एक रिलेशन जानिए, V बराबर आई आर। ठीक है, जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, जहाँ V हमारा वोल्टेज है, I हमारा करंट है, और R हमारा रजिस्टेंस है। तो फ्रेंड यहाँ पर रजिस्टेंस की बात हो रही है, तो मैं बता दूं आपको थोड़ा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर फ्रेंड सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर रजिस्टर जो हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका जो नेट इफेक्टिव रजिस्टेंस होगा वो हमारा सबका सम हो जाता है। R1 है, R2 है और R3 है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर परिणामी जो रजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो R नेट बराबर हमारा जो हो जाएगा इन तीनों का हमारा सम हो जाएगा, R1 + R2 + R3। ये तो हो गया सीरीज की बात। अगर बात की जाए फ्रेंड पैरेलल की, तो पैरेलल ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए R1 है, R2 है और R3 है। ठीक है, ए और बी के में बीच में हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 +
1/r3, ठीक है। और एक बात और फ्रेंड, अगर आपसे पूछा जाए कि किस मतलब सीरीज या पैरेलल में किसमें करंट इक्वल होता है, तो फ्रेंड हमारा जब सीरीज में जुड़ा होता है तो उसमें करंट इक्वल होता है, और अगर हमारा पैरेलल में जुड़ा होता है तो वहां पर वोल्टेज इक्वल होता है, ठीक है। इसमें मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा फ्रेंड आपको जल्दी ही, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा क्लियर होगा आपको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है, तो फ्रेंड इनमें से बताना समय का मात्रक कौन सा नहीं है। क्या अधिवर्ष, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष? तो मैंने बताया फ्रेंड प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, पारसिक इकाई है, तो फ्रेंड पारसिक जो होती है वो दूरी की इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पारसिक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता प्रबलता मापती है, अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो फ्रेंड ऊपर की जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। डेसिबल को जो होती है फ्रेंड वो ध्वनि की इंटेंसिटी मापती है, ठीक है ये। अश्वशक्ति जो होती है फ्रेंड वो पावर की यूनिट है, ये भी ठीक है। समुद्री मील मतलब नॉटिकल माइल जो हमारा होता है फ्रेंड ये दूरी मापने की इकाई होती है। बट जो सेल्सियस होता है फ्रेंड वो टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है, उष्मा की इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा फ्रेंड वो सम्मिलित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये बताना है फ्रेंड ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन हमारा फ्रेंड ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा, मेन आदमी लक्स साबुन लगाता है, ऐसा कुछ याद रखिए कि मेन जो लगाते हैं वो लक्स साबुन लगाते हैं, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, दाब का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड दाब का जो मात्रक होता है पहले जानते हैं, दाब का फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू होता है फ्रेंड फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर ऐसा मतलब यहाँ पर फ्रेंड जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और हमारे एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होगी और पास्कल भी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगर पास्कल नहीं दिया है, अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है तो वो भी हमारी दाब की इकाई होती है। एक बात और फ्रेंड, जितना कम एरिया होता है उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैंडिला मात्रक है, इनमें बताना है फ्रेंड कैंडिला किसका मात्रक है। फ्रेंड कैंडिला जो हमारा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड ये हमारा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है फ्रेंड, यंग प्रत्यास्था गुणांक की एसआई यूनिट है। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। अगर आप जूनियर सुपरटेट की साइंस की अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं फ्रेंड, तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जो मैंने बना रखा है जूनियर सुपरटेट का, आप उसको विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।